आई डिडंट वांट टू बी अ ट्रॉमा सर्जन, कि मैं किसी को मरने नहीं देना चाहती हूँ. आई डोंट वांट पीपल टू डाई ऑन रोड्स एंड स्पेशली यंग लाइव्स. और ये भी काफ़ी, क्योंकि पुराना किस्सा है, इस बात को करीब करीब 21 साल हो गए आज. सो इट वॉजंट द वे आई, एज आई सेड, आई वॉज ट्रेन्ड. तो जो ABC की मैंने बात की आपसे पहले कि एयरवे ही एस्टैब्लिश करने में लोगों ने 8 घंटे लगाए या 6 घंटे लगाए, तो मुझे वो मालूम है कि वो एक डिले ऑफ ट्रीटमेंट कभी कभी वो क्या रेपरकशन कर सकता है. तो ऑब्वियसली हिज हेड इंजरी वॉट एवर ही प्रेजेंटेड वाज हैड गॉटन वर्स. तो जब तक हम उसको बचाने वाली हालत में पहुंचे, तब तक ही वाज ऑलमोस्ट व्हाट दे से ब्रेन डेड. कॉमन मैन, कॉमन पर्सन, नॉट मैन, नॉट वुमन, लेट्स से कॉमन पर्सन, उस टाइम के अंदर, वो करियर के अंदर, और वही आपकी जो ट्रांजिशन हुआ वो कैसे हुआ? सो दिस इज अ लिटिल करेक्शन आई वुड लाइक. जो कॉमन मैन वाला मैंने पहले बात करी थी, उसी से रिलेट मैं थोड़ा उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं. हमारी चोट लगी या किसी के चोट लगी या कुछ हुआ, कई बार वो फोड़ा फुंसी भी हो जाता है, तो हमें उसको ऐसे करते हैं तो दर्द होता है, तो हमको थोड़ा सा वो फील होता है यार दर्द हो रहा है, सामने वाले को दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. तो और डॉक्टर्स जो हैं वो एकदम से बस सीधे सीधे अपना काम किया पूरे तरीके से, और डॉक्टर्स ढेर के ढेर केस देखते हैं रोज के रोज. ऐसे हम तो बड़ा लिमिटेड है, कभी कभार हो गया तो हो गया, हमको थोड़ा सा हाथ हमारे भी कांपने लग जाते हैं ऐसी चीज के लिए. चोट लग गई, पट्टी बांधनी है, खून बहुत ज्यादा आ रहा है, घबरा जाते हैं, सब कुछ है. तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि या तो वो इमोशंस मर गए हैं वहां पर, या इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ है. तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि वो क्या केस होता है, कैसे करते हैं, और फिर जो हमारा ये प्राणिक हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, ग्रीफ थेरेपी, बहुत सारी चीज जो आप कर रहे हो, तो डॉक्टर से एकदम इमोशनलेस प्रोफेशनल, हाथ स्टेडी होना चाहिए, कोई दिल के अंदर जो है दया नहीं आनी चाहिए, चीरा मारते हुए सब कुछ करते हुए, और ये सारी चीजों पर शिफ्ट. तो वो कैसे हुआ? कहीं ना कहीं वो न किसी चीज ने तो आपको कहीं हिट किया होगा दिमाग में पीछे. या थैंक यू फॉर आस्किंग दैट, बिकॉज ये बड़ा एक कॉमन सा सवाल होता है. मी बीइंग अ सर्जन, तो लोग मेरे चेम्बर में आने से डरते हैं. उनको एक ये लगता है कि वो जो बंदा सामने बैठा हुआ है, जिसके लिए जो भी प्रॉब्लम के लिए हम जा रहे हैं, वो सर्जरी ही करेगा, कुछ ना कुछ मुझे पीपल बोल देते ना काट देगा. दैट्स द फियर दैट दे कम विद. नाउ व्हेन यू टॉक टू मी अबाउट कि क्या वो इमोशन मर जाता है या नहीं, तो मैं सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ, मैं सभी को जनरलाइज नहीं करूंगी उसमें. बट आई वुड से कि वो इमोशन मरता नहीं है. लाइक वी टॉक्ड अबाउट डेथ जस्ट बिफोर दिस. हम डेथ को देखते हैं, करीब से देखते हैं, लेकिन और हमारे अंदर भी कुछ चल रहा है साथ में. जब हमारे बेस्ट, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स, थिंग्स हैपन. हम भी लोगों की चीत्कार सुन रहे हैं, हम भी लोगों का रुदन सुन रहे हैं, क्रंदन सुन रहे हैं, हम भी लोगों की तकलीफ देख रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कुछ नहीं चल रहा है. लेकिन उस पॉइंट पे द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आस्क आवरसेल्व्स कि वो रिस्पॉन्स वहां पर अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, क्योंकि पीपल लुक अप टू अस मेनी टाइम्स. तो उस टाइम पर आप एक कंट्रोल्ड वे में ऑपरेट करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, इवन व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग लाइक डेथ टू समबडी. तो आप एज अ सेंसिटिव, एनी सेंसिटिव डॉक्टर वुड डू दैट, प्रिपेयर द पेशेंट सो दैट दे कैन डील विद देयर इमोशंस. डॉक्टर की अपनी जर्नी चलती है अंदर में. और ये शायद एक नॉर्मल रिस्पॉन्स की मैं बात करूंगी, जहां पर मैं बोलती हूँ फ्रीज रिस्पॉन्स आती है, फाइट रिस्पॉन्स आती है, फ्लाइट रिस्पॉन्स आती है, फॉन रिस्पॉन्स आती है, जो साइकोलॉजी में काफी हद तक अच्छी डिस्क्राइब्ड है. तो जो आपने कहा कि बहुत से लोगों में नमनेस आ जाती है डॉक्टर्स के केस में, तो वो समवेयर डाउन द लाइन दे ऑल्सो नो कि उनका जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, इफ दे आर गोइंग टू गेट अटैच्ड टू एवरी पेशेंट इमोशनली, देन दे मे नॉट बी डूइंग जस्टिस, क्योंकि उनका काम हैज टू बी एट दैट टाइम टू डिलीवर अ प्रोफेशनल स्किल. तो वो as they train, they kind of develop a thing to tide over it. For example, a neurosurgeon, or let's talk about an oncosurgeon, जिनको कैंसर से रोज डील करना पड़ता है, या न्यूरोसर्जन की बात करें तो जहां पर ब्रेन being one of the vital organs, या जहां पर as we talked about the bad head injuries. तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है something is there, but they also are very controlled in their emotions. डेथ की बात जहां तक बात आती है, मैं सोचती हूँ कि ये हमारी भी जर्नी है टू ओवरकम द सैडनेस
of the events that we see, to overcome the sorrow that we see is so prevalent, to also see the disappointment that happens sometimes. तो ये इमोशनल जर्नी हर डॉक्टर की इंडिविजुअल लेवल पे चलती है. जहां तक मेरी बात मैं कर सकती हूं, तो मैं बहुत एक कनेक्टेड हूं अपने इमोशन से हमेशा. तो मैंने हमेशा उन चीजों को बहुत डीपली महसूस किया, एंड दैट इज व्हाई एक निहिलिस्टिक एटीट्यूड, एक कहते हैं ना वो सन्यासी वाला जो एक एटीट्यूड होता है कि इसका पर्पस क्या, लाइक व्हाई आर वी डूइंग थिंग्स मैकेनिकली, वाज वन क्वेश्चन आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ. या मैं ये क्यों फील कर रही हूँ? हम नहीं फील करना चाहते. हम जो हैवी इमोशंस हैं, सैडनेस है, सॉरो है, पेन है, हम उसको फील करते हैं, लेकिन हम उसको काफी हद तक रिप्रेस कर लेते हैं. तो अ डॉक्टर इज एन ऑल्सो प्रोबेबली कुड ऑल्सो बी इक्वली suppressing their emotions or projecting them onto the other person, which is why conflicts happen many times. या आप उस response को थोड़ा सा ना एक energy conflict बोल सकते हो कि आप मुझसे कुछ चाह रहे हो, कुछ एक particular expectation you have from me, but I can't give you that answer. So I am also trying, I'm a little bit back-footed. तो ऐसा नहीं है कि वो emotion खत्म हो जाता है, शायद हम उसको freeze कर लेते हैं उस time के लिए, because we need to develop that coping capability within us. So I remember there was a and this is something I can quote कि एक बार कोई ऐसे अपना हाथ काट के मेरे पास आ गए emergency में. My first response was to just hold his hand so that I could stop the bleeding. पर जैसे जैसे वो गर्म खून का एहसास मेरी बॉडी में हुआ, when I touched him, मुझे चक्कर आने लगा, जबकि आई एम अ सर्जन. तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं फील करता, लेकिन वो उस टाइम पर उसको छोड़ नहीं सकता. उस टाइम पर आई थिंक वो कैपेसिटी एंड स्पेशली जो फील्ड्स हैं मेडिसिन के, वो डिफरेंट फील्ड्स है. दैट इज व्हाई वी आर इन डिफरेंट स्कोप. तो जो सर्जन की बात कर सकती हूँ, जहां पर एक एड्रेनालिन और एक का पंप हमेशा ना, यू आर ऑलवेज वेरी हाइपर विजिलेंट. तो आप उसको रोकते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट अदरवाइज डू द वर्क दैट यू आर सपोज टू डू. वहां बाहर आपके साथ तो कुछ हो ही रहा है, बाहर भी कुछ हो रहा है. Now you cannot fall in front of the patient at that time. तो आप कहीं ना कहीं while doing you start developing a little bit of, let's say, resilience. उन चीजों के लिए जो नॉर्मल आदमी को पैनिक या उस मोड में जाने देती हैं. तो इट्स नॉट दैट कि हम उसको काट रहे हैं तो हमें कुछ नहीं, लेकिन हमें पता है कि इसको काटने से उतना कुछ नहीं होगा जिससे वो बंदा डर रहा है. So I understand that a common person is not as exposed to the kind of goriness of life and organs and tissues and blood that they see. तो which is very understandable, because हम कोमली हैं, सभी लोग कोमल हैं, हम भी ऐसे ही, लेकिन हमको because our job is like that, तो हम थोड़ा सा अपने अंदर वो इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल रेजिलियंस डेवलप कर पाते हैं, जिससे कि हम अपना वो काम कर सकें, डिलीवर कर सकें. अगेन आई थिंक मेरी अपनी सर्जरीज रही, कई खुद मेरी सर्जरीज हुई, उसमें कभी कॉम्प्लिकेशंस भी हुई. बट आई रिमेंबर देयर वाज वंस अ वेरी स्मॉल थिंग, आई जस्ट हैड एक इन्फेक्शन, नेल इन्फेक्शन, जिसको हम पेरोनाइकिया बोलते हैं. तो वो मैं अक्सर लोगों का ट्रीट किया करती थी, जिसमें मुझे उनको एक लोकल इंजेक्शन देके यहाँ पे छोटा सा निक लगा के पस निकाल लिए थे, एंड इट गिव्स गुड रिलीफ विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. बट अनफॉर्चुनेटली आई डेवलप्ड इट वंस माई सेल्फ. तो जब मैंने अपने अटेंडेंट को, जो नर्सिंग अटेंडेंट था, उसको मैंने बोला कि भैया ऐसा करो, तुम ये मुझे ना खुद लगा दो. तो जब उसने मुझे लगाया, तो मुझे वो एहसास पहली बार हुआ अंदर कि जब मैं किसी को वो लगाती हूँ तो उसको कितना दर्द रहता होगा, बिकॉज दैट पेन स्टेड विद मी फॉर लॉट ऑफ टाइम. आई हैड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी ड्यूरिंग माई चाइल्ड बर्थ. दिस वन, कुछ बहुत अच्छे हॉस्पिटल में सर्जरी हुई, went bad, didn't matter. When I was recovering from that, I felt that pain in my body. तो मुझे, मैंने कहा ना, when unless you're in the receiving end, जब तक आप दूसरों के शूज में नहीं हो तो आपको नहीं पता कि आप उस स्टेज में कैसा फील करते हैं. लेकिन fortunately or unfortunately, I've had enough of experiences myself in the body where I could feel that कि जब मैं इस काम को दूसरों के लिए करूं तो मैं कोशिश करके उनको उतना दर्द ना पहुंचाऊं. सो माई एफर्ट यूजली, इवन इफ आई एम डूइंग समथिंग स्मॉल, इज फर्स्ट टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल. क्योंकि यदि वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है उस टाइम पे, आई कैन ब्रीद विद द पेशेंट. सो बिकॉज आई एम इमोशनल फ्रीडम प्रैक्टिशनर नाउ,
तो मुझे इमोशंस अच्छे से समझ में आते हैं। और यदि कोई बंदा तैयार नहीं है किसी चीज के लिए, द एफर्ट इज ऑल्सो नॉट टू फोर्स द पर्सन बट टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड व्हाई ही नीड्स व्हाट ही नीड्स एंड देन टेक हिम थ्रू दैट जर्नी। सो आई थिंक जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस एज अ डॉक्टर, एज अ पर्सन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव्स, तो आपकी जर्नी भी बहुत सपोर्टिव वे में चली जाती है। विच इज वाई आई सेड कि वाई आई स्टेप्ड इनटू इट वाज बिकॉज माय हस्बैंड हैड ल्यूकेमिया। उनको ब्लड कैंसर हुआ एंड ही वाज ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड दैट there will be only 30% chances that he might live and 70% chances he would die. तो उस टाइम पर मुझे मालूम है बिकॉज द फैक्ट्स हैव बीन टोल्ड टू अस जस्ट दे वुड बी टोल्ड टू एनीबडी एल्स। मुझे भी उसको उसी लेवल पे एक्सेप्ट करना है जैसे मैं दूसरों को बोलती हूँ। आई टोल्ड यू अबाउट माई ब्रदर्स डेथ। आई वॉज आस्क्ड टू साइन डू नॉट रिसस्टेट कंसेंट, जिसका मतलब ये होता है कि यदि मरीज की हालत उससे ज्यादा गिर जाए तो डॉक्टर्स को ये इंस्ट्रक्शन पेशेंट पार्टी दे सकती है कि भाई आप इनको बहुत ज्यादा इनके साथ एफर्ट्स ना करें बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल समबडी वेरी एल्डरली, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा, उम्र दराज आदमी है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एक रिटर्न। बट व्हेन आई साइंड द डेथ कंसेंट माई सेल्फ, आई फेल्ट द पेन ऑफ राइटिंग दैट। मेरे फादर कमिटेड सुइसाइड, दैट्स another unfortunate incident that happened in my life. I had to write a do not resuscitate consent and give it to the doctors, especially when he reached a stage where I knew that there was no reversal possible. तो ऐसा नहीं है कि कभी भी हमारे इमोशंस खत्म होते हैं। उस इमोशन को हम जिस कैपेसिटी में होल्ड कर सकते हैं या महसूस उतना ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद वी कम टू इमोशनल प्रोसेसिंग ऑफ वट एवर हैज हैपेंड टू अस, which brings me to the space of emotional work, emotional trauma. क्योंकि मैंने ये बहुत सारी चीजें पर्सनली अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ की जो मेरे प्रिय थे और उन लोगों के साथ भी मैंने की जो लोग जो मुझसे मेरे रिलेशनशिप में नहीं थे लेकिन they've been my patients. तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक ऐसी एक कंपैशन या काइंडनेस है अंदर जो जिंदा है, और मुझे लगता है कि वही एक कंपैशन और काइंडनेस को यदि आप जिंदा रखें then you are effective in treating people. You are effective in having the best intentions for your patients. You are effective in actually healing the patient with your intentions alone. तो मैंने बहुत बार ये सवाल पूछा अपने आप से कई बार कि क्या कुछ और हो सकता है जहां पर हमें इतना दर्द ना देना पड़े या इतनी फिजिकल तकलीफ लोगों को नहीं हो, which is what brought me to healing. So I stepped into magnified healing. मैं एक बहुत अच्छी, मुझे लगता है मुझे पता नहीं था कि मैं एम्पैथ हूँ, मैं दूसरों के इमोशंस एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। तो मुझे दूसरों का दर्द, मैंने आपको बताया कि बहुत अक्सर बहुत अंदर तक those things used to remain. And I didn't realize कि मेरे पास कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं था. I was able to feel everything, but I wasn't able to safeguard. क्योंकि जो दुख है वो उस टाइम आपका है, वो मेरा नहीं है. Right. But if I'm still feeling it, then it will also have the same effect as it will have on you. Right. तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको एक सेफ गार्डिंग के लिए कुछ मेथड चाहिए एज अ पर्सन, जिससे आप उस लेवल तक उससे अफेक्टेड ना रहें. So that's how I started my journey of magnified healing, which is a third. आपने रेकी के बारे में सुना है और चीजों के बारे में सुना है, Right. which became my tool, my spiritual tool to safeguard myself. And as I learned about healing sciences slowly, और healing science आप learn नहीं करते हो जब आप healing में जाते हैं, किसी भी modality में. pranic healing है, there are so many modalities of healing available today. Sound healing है, body healing है, somatic work है, access bars आपने यदि सुना हो तो there are so many things available today. जब आप किसी healing modality में चले जाते हैं तो आप उसको फिर deeply उसको समझते हैं, उससे आपको कुछ मिलता है, उससे आप कुछ लोगों को देना शुरू करते हैं. आपकी कौन सी मॉडलिटी है, आप कौन सी? So I think I am now trained in I'm a magnified healing practitioner. Okay. So it's again light healing बोलते हैं हम इसको. So we are working with a fifth dimensional light. Okay. हम उसके साथ तो we are become the channels of that healing. Magnified healing. Magnified. So we do a practice every day and we kind of stay in that energy of healing. जब मैं healing थोड़ा सा आजकल ओवर यूज्ड वर्ड है या थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड भी है, बिकॉज इसको हीलिंग को हर आदमी अपने हिसाब से ही समझता है. Right. मैंने हीलिंग को, आई न्यू हीलिंग बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ डॉक्टर, तो फिजिकल हीलिंग मुझे पता है.
एज आई सेड कि इमोशनल हीलिंग तो मेरी बहुत बाद में शुरू हुई, लेकिन उससे पहले मुझे समझना शुरू हो गया कि मुझे कोई चीज अफेक्ट करने लगी है, which is not good for my mind, body and emotions. Because physically I was into grief and sorrow and so many challenges which were affecting my body. Emotionally I was not able to process everything that I was witnessing, watching or as a part of. So which is how I went into magnified healing. तो उससे मुझे एक बहुत let's say spiritual energy महसूस होनी चालू हुई, जिसकी वजह से I started balancing myself slightly. ये magnified healing होती क्या है, कैसे करते हैं? So again, we are a practitioner of magnified healing, which is a 5th dimensional light energy. So we do a practice, we invoke that energy in us. And then when we are into that state of this thing, we can actually give it to you. Achha. So it's a no touch kind of a healing if I simplify it for you. But I become the sacred channel of that healing modality. So magnified healing has been given as one of the ascended masters. We have Mother Kuan Yin. So she is very revered goddess. We don't hear so much in India as such, but of course we have a good community of magnified healing practitioners as well now. उनको हम बोधिसत्व बोलते हैं. So this modality was her modality to keep creating compassion. And I would talk about compassion in the heart mostly, because तो जब वो compassion आप daily create कर रहे हैं through some kind of a processing in your body, you start becoming that compassion, that kindness and everything. So I think मैं ये नहीं बोलूँगी कि it will straight away change the thing of life. But when I started practicing it kind of continuously, it started changing the way in my own life in terms of my spiritual energy, in the way I was able to identify my emotional projections on others sometimes, you know. तो उसने मुझे बड़ी राहत दी. Now I am actually also, I have gone and learned more advanced modality, advanced part of it, training of it, and I finished a workshop again with advanced light healing this thing. So ये modality बड़ी effective modality है. Okay. तो आपने मुझसे पूछा कि मैग्नीफाइड हीलिंग क्या है. तो मैग्नीफाइड हीलिंग एक 5th dimensional frequency है. And if I say frequency, let's call every light. जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, हम उसमें एक फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, which is used, can be used as a modality of healing in the hands of those जो उसके बारे में जानते हैं. तो ये प्रैक्टिस आप सीख सकते हैं, इसके टीचर्स हैं, ये सिखाते हैं आपको. एंड आई थिंक आई हैव नाउ मूव्ड क्वाइट अ बिट इनटू दिस स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हीलिंग एज वेल, बिकॉज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जिसमें हमें नाइफ की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी. So this is briefly about magnified healing. There's a lots to, if you want to know more, I can share the website things and आप उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं. From here, I think the reason why I'm talking about magnified healing is कि जब कोई भी spiritual energy की टेक्निक आप यूज करते हैं, आप अपनी लाइफ में एक ठहराव महसूस करने लगते हैं, एक पेशेंस और एक ट्रुथ को समझने की एक कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप होती है, which has nothing to do with how you are viewing life differently. यदि हम कैमरे की बात करें तो एक तरह से आपको ना फिल्टर चेंज होने लगता है with any kind of a spiritual technique in your hands. So I started this in 2019, this journey, and it started bringing me experiences very differently than I was experiencing in my conventional avatar of a trauma surgeon. I started understanding कि लोगों को emotional trauma भी होता है, लोगों का एक स्पिरिचुअल ट्रॉमा भी हो सकता है. यदि मैं ग्रीफ की बात करूं या डेथ की बात करूं, तो वी आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर डेथ. तो ग्रीफ अपने आप में एक इतना स्पिरिचुअली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जो आपको एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स से डिस्कनेक्ट कर देता है. नाउ हाउ टू सर्वाइव विद दैट डिस्कनेक्शन, क्योंकि देयर इज नेवर अ पॉइंट इन टाइम जहां पर आप लाइफ जीना बंद कर सको. तो आपके पास सिवाय जो परिस्थिति है आपकी, या जो आपके पास एनवायरनमेंट है या सिचुएशन, उसको डील करने के लिए कुछ ना कुछ कैपेसिटी चाहिए, सो दैट वी कैन अडेप्ट. सो एज आउटसाइड सो विद इन. यदि सॉरो है तो सॉरो को सॉरो की ही तरह फील किया जाए. यदि एंगर है तो एंगर को एंगर की तरह ही फील किया. यदि कोई डिजीज है तो वो डिजीज को वी शुड नो कि दिस इज हैपनिंग टू अस. तो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी, कि जैसा बाहर वैसा अंदर.
मैं वहां पर आती है इमोशनल हीलिंग, विच इज वेयर वॉज माई नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी विच आई स्टेप्ड ऑन 2021 after having another 2 deaths in my own personal life. So as I shared, my father died, then my husband was very close to death. In 2020, I also lost my sister, another sibling that I had, to a chronic illness. और मेरे अंदर एक छटपटाहट थी कि एज अ डॉक्टर आई कुड नॉट सेव एंड मेनी लाइव्स, स्पेशली द वंस whom I loved so much. तो मुझे एक हेल्पलेसनेस अंदर से महसूस मेरे साथ हमेशा रहती थी कि what I can do. And then when magnified healing came into my life and when I accidentally stepped into emotional freedom journey. So emotional freedom is another technique of healing, I can say. It's a part of emotional body. So I stepped as a emotional practitioner. और वो मैंने ऐसे ही कोई workshop था जो चल रहा था, I heard about it. I said I want to understand. क्योंकि as I said earlier, मेरे लिए emotions बहुत important है, because emotions is the way I feel around in the world. लोग अक्सर emotions को थोड़ा सा कम आंकते हैं, वो बोलते हैं कि शायद आपको कुछ इतना feel करने की जरूरत नहीं. You don't have to be such a touchy-feely person. You can move logically. But what I have understood about life is कि life आप logically देख सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते. Right. आप जिएंगे एक internal space से. तो which brought me to I was looking for a cure for my sorrow. I was looking for a cure of my deep-seated sadness and pain. तो जब मैंने 2021 में ये वर्कशॉप अटेंड की तो मुझे इमोशंस की एक दूसरी दास्तान समझ में आने लगी कि पहली बात, I started understanding the difference between different type of emotions I was feeling. So if I can just say, you and me, even while we are doing this podcast, you may be in a certain emotional state at some point of time. There may be a little bit of fear or anxiety or something on the back of your mind which you have, but you're not expressing it. Right. Similarly, I am also having something at the back of my mind, my work schedule or what I'm doing, but I'm not expressing. ये हमारी underlying energy state है, which we are not expressing to each other, but it is still moving in some dimension. So how healing works is simply when I am in a better vibrational state, I will transmit this energy to you whether I like it or not. Similarly, that is how we feel very good with pets, or when कहते हैं ना सत्संग में लोग बैठते हैं साधु संतों के साथ, क्योंकि we are feeling an energy of peace, we are feeling an energy of where groundedness, we are feeling something like that. So that is what happens when that is when I started shifting into these emotions. So first I had to learn what are the different kind of emotions that normally people feel, what I am feeling, what you're feeling. Then I started understanding that hurt feels different from sadness and anger feels different from frustration. वो उसी का हिस्सा है. Like if you remain in a frustrated or a irritated state for too long, it might come as anger. तो हमको सिर्फ इतना पता है कि गुस्सा हमें आ रहा है, लेकिन वो गुस्से का कारण क्या है, नीचे क्या है, वो गुस्सा हमें बॉडी में कैसे फील होता है, वो गुस्सा. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इमोशंस के साथ रहते हैं, लेकिन इमोशंस को बहुत डीपली, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो वो फील नहीं करते हैं, लेकिन बॉडी स्टिल फीलिंग द एंगर, बॉडी स्टिल फीलिंग द पेन. So if you go to somebody who's, let's say, for example, again, कोई chronic disease वाला person है जिसको एक बीमारी ने, उसकी energy state is not how it would be for a normal person behaving, क्योंकि वो थोड़ा low energy में चले जाते हैं. बिल्कुल. Because उनके अंदर physical capacity नहीं है उतनी, और साथ ही वो बार बार उसके साथ डील कर रहे हैं, तो उनकी जो इमोशनल एनर्जी भी है उस चीज से लड़ने के लिए वो एक लोअर लेवल पे है. सो दिस इज वेयर द हीलिंग मोडालिटीज कैन एक्चुअली स्टेप इन टू ब्रिज दिस गैप. तो जैसे जैसे मैंने इमोशंस को समझा तो मेरे अंदर इमोशनल सेंसिटिविटी तो बढ़ी, अवेयरनेस भी आई, और ये भी समझ में आने लगा कि कैसे मैं अपने इमोशंस अपने तक रख सकती हूँ, एंड आई डोंट नीड टू फील अदर पीपल्स इमोशंस ऑल द टाइम. मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है और बॉडी उसकी बहुत फ्रेल हो चुकी है एकदम से, तो इमोशनली भी इंसान थोड़ा सा फ्रेल हो ही जाता है, राइट? तो आप उसके इमोशंस को चार्ज करने का काम करते हैं, तो जब उसके इमोशंस चार्ज अप होने लग जाते हैं तो उसकी बॉडी जो है वो भी ऑटोमेटिकली चार्ज अप होने लग जाती है, राइट? हाँ, सो दिस इज एज गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो हम उनके इमोशनल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, how they can self support. So we're not talking about an outcome of saving कि मैं कैंसर क्योर कर रही हूँ, but I'm talking कि in this journey of cancer that the person has,
हाउ कैन आई इंक्रीज दिस लेवल, इट्स लाइक पंपिंग नो, जैसे हम वो पहले वो स्टोव होता था, Right. उसमें हम कैसे वो एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज वन वे which is what I work with, because I work with emotional freedom. So it's a psychological west में ये टेक्निक काफी पॉपुलर है. इसको हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं, जहां पर किसी भी बंदे का जो भी इश्यू होता है हम उसके साथ काम करते हैं. Okay. So we are recorrecting the energy meridians which are already present in the body but which may be haywire because of, let's say, an X situation in life. It can be anything. So we are working to realign that. और जैसे जैसे हम उसको रियलाइन करेंगे वो एनर्जी स्टेट वापस नॉर्मलिसी की तरफ जाती है. जब कोई भी इमोशन नॉर्मलिसी में जाएगा या वी आर हैव द कैपेसिटी टू होल्ड मोर लाइटर इमोशंस इन आवर लाइफ, तो हमारी वाइब्रेशनल स्टेट बढ़ती है. और ये करते कैसे हैं? इसके लिए वी हैव टू फर्स्ट अंडरगो ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड दिस. बट इसका जो मेन, आपको यदि मैं जस्ट शॉर्ट में बताऊं तो इसमें हम किसी भी इशू के साथ काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टॉक टू एंड टेल मी अबाउट एन इशू. तो उसमें हम जो आपका इशू है, सो लेट्स जस्ट से व्हाट इज द इशू यू कैन बी हैविंग एट दिस टाइम. हाँ, क्या इशू बोले? लेट्स से वर्क रिलेटेड इशू मान लेते हैं. चलिए, काम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सो लेट्स कॉल इट वर्क रिलेटेड स्ट्रेस. तो ये इशू है आपका कि आई एम एक्सपीरियंसिंग अ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस. तो व्हेन वी वर्क, ये एक, इसको हम सेटअप स्टेटमेंट बोलते हैं. ये सेटअप स्टेटमेंट आपका है. तो वी स्टार्ट यूजिंग दिस सेटअप स्टेटमेंट. सिंपली हम क्या है कि हम अब उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं उस स्टेट को. हम कह रहे हैं कि हमें वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है. तो हम यहाँ पर पहले उस इशू को डिफाइन करते हैं, उस इशू को एक नंबर देते हैं. तो वो इशू फ्रॉम 0 to 10 एट सम लेवल हो सकता है. सो सेम लेवल कितना है आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस? 5 दे दीजिए उसको. 5 दे दीजिए. सो नाउ वी हैव गिवन इट अ नंबर. सो वी स्टार्ट टैपिंग. टैपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम टॉक और टैप कर रहे हैं उसी इमोशन के बारे में रिलेटेड टू दैट इशू, we are letting the body know कि this issue is present. So we are tapping on different body points, usually on the face, on the hands and the upper torso. तो वो थर्ड उसका पार्ट है जिसमें हम टैप करते हैं. इसको हम कराटे चॉप बोलते हैं. तो हम कराटे चॉप से शुरू करते हैं, जो आप मेरे साथ कर सकते हो इस टाइम, कि even though I have stress at this point, I completely love and accept myself. तो क्या है कि उस स्ट्रेस के बावजूद भी मैं अपनी उस स्थिति को समझ रहा हूँ. आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है. तो वी स्टार्ट टैपिंग ऑन द कराटे चॉप, देन वी टैप हियर. ओके. सो भरत, आपने मुझसे पूछा कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या है. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेरी ब्रीफली. तो जो हमारी इमोशनल एनर्जी है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, तो उसमें पहले हम नीडल्स डालते थे या प्रेशर पॉइंट्स होते थे बॉडी में, जो एनर्जी मेरिडियंस हैं, जो हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी ऑफ मेडिसिन में काफी हद तक डिफाइंड है. तो हम उनके जरिए पेन या कोई भी चीज निकालने की कोशिश किया करते थे. तो EFT इज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ दैट. तो यहाँ पर हम कोई पेन नहीं दे रहे हैं बॉडी को, यहाँ पर हम कुछ प्रेशर भी नहीं दे रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली स्टिमुलेटिंग दोज बॉडी सिस्टम, दोज एनर्जी मेरिडियंस. नाउ हाउ डू यू नो? देयर आर सर्टेन प्रेशर पॉइंट्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड. तो जब हम उनको टैप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टैपिंग हियर, I am tapping to the energy meridian that is also passing through my bladder. If I'm tapping here, I'm also tapping on the gallbladder meridian, which stores the emotion of anger or resentment. If I'm here tapping here, I'm actually directly in contact with the energy meridian, which is also passing through my stomach. तो ये जो EFT की जो टेक्निक है, it's tapping and talking. तो जब हम अपने इमोशंस को बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं और हम उसको टैप भी कर रहे हैं, तो टैपिंग का जो पॉइंट्स हैं वो बॉडी फेस पे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, विच आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनर्जी मेरिडियंस पासिंग थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स. सिमिलरली ये पॉइंट्स यहाँ भी डिस्क्राइब्ड है अंडरनीथ द आर्म, जिसको बोलते हैं, और हमारे हैंड पे. हम जब कराटे चॉप, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द कराटे चॉप, जब हम कराटे चॉप को टैप करते हैं तो दिस इज लाइक सेंडिंग अ सिग्नल टू द बॉडी कि हियर आई एम जंप स्टार्टिंग यू. आपने कार में वो जंप स्टार्टिंग केबल होता है कि नॉर्मल उससे नहीं होता, तो आप जंप स्टार्ट कर सकते हो. सो व्हेन आई टैप हियर, आई एम ऑलरेडी गिविंग सिग्नल टू माय बॉडी कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है एंड आई एम रेडी टू एक्सप्रेस इट, विच इज व्हाट इज कॉल्ड एन इशू. तो जैसे आपने स्ट्रेस की बात की, जिसको आपने अपना नंबर 5 दिया, तो हम हमारा टैपिंग स्टेटमेंट जो शुरू का सेटअप स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इवन दो. हालांकि यदि मैं हिंदी में बोलूं तो इवन दो आई हैव दिस इशू,
issue जो भी आपका issue है, I love and accept myself. So I'm not in a state of denial. I'm accepting that I am into a state of stress. So affirming into that, and I'm not like really running away from that emotional state. Exactly. So I'm tapping here. I start with the karate chop. I keep tapping. I've already given it a number. Then I tap on the different energy meridians. So I go in all these points and I continue to tap. So I will just say, oh, I have stress. I have a stress of number 5. तो जो प्रैक्टिशनर है वो आपसे बीच बीच में कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि वो स्ट्रेस किस बारे में है, वो कब शुरू हुआ, ऑल ऑफ दैट. तो वी आर ऑल्सो, अवर बॉडी इज ऑल्सो कनेक्टेड इन द इमोशनल प्रोसेस ऑफ फीलिंग व्हाट वी आर फीलिंग. तो इसमें हम ये इधर ये जो नेल एज है इस पे भी टैप करते हैं. हम इधर टैप नहीं करते हैं, इस पर्टिकुलर फिंगर को छोड़ देते हैं क्योंकि इसका मेरिडियन जो है वो ऑलरेडी दूसरी जगह में होता है. So we keep tapping and then we come back to the karate chop, which is the 4th step, right? So we started with an issue, we gave it a number, we started tapping and talking about the issue, and then we come back to the karate chop point. Even though I have this stress, which is at a number 5, I completely and deeply love and accept myself. And we do it for a couple of rounds till that stress can either be the same, increase or decrease. And many times what we see is that as we are able to talk about our emotion or emotional baggage, the intensity, the SUD level, what I said to check, starts decreasing for the person. So they start feeling better. But it's not always in everyone's case because there are also other things also happening simultaneously. So we do it for a couple of rounds. We also try to go back to the root cause of the issue. When did that stress start? What's the stress about? How? So we asking for very little information, which is very easy for you to tell me. Like, I can be having stress about, let's say tomorrow I have a presentation or something like that. So as I am tapping with you, I'm resetting the energy meridian of my body without really poking or pressurizing that. Okay. So it helps the person to relieve that emotion. Right? And the 6th and the 7th step of that is we take a relaxed breath together, which is calming down my and your nervous system together. And we take a sip of water. So in EFT, we drink a lot of water simply because when we process emotions, तो हमारी काफी जो energy होती है, we are actually getting the emotional toxins out of our system. Okay. तो हम उसमें फिर पानी पीते हैं. So this is the basic way EFT works. How briefly I can explain it to you. So since once you are qualified as a practitioner to work with it, then we start working with a deeper level issue of the person. So stress can be because of many things, and stress is not just, it can also be a pattern with the person. जैसे worry एक pattern है आदमी का, like I tend to get worried more than X person. मेरा pattern है. So we go back into the root of the problem and try to remove that. So once the client or the patient starts understanding कि ये मेरा ही कहीं ना कहीं से self created है या कहीं से आया है, then they become aware of it. So next time when that pattern comes or when the same situation comes, they are able to handle it differently. So through EFT, we are actually providing them a strategy to cope with the same stressor but in a different manner. So this is how EFT works. Right. एक चीज आई इसमें दिमाग में मेरे, ये जो टेक्निक है, जैसे होता है रेकी होता है, ठीक है, कोई रेकी करता है, प्राणिक हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, राइट. मतलब मैं डिसिप्लिन की बात करता हूँ, जैसे डिसिप्लिन होते हैं, वास्तु एक डिसिप्लिन हो गया, ज्योतिष एक डिसिप्लिन हो गया, न्यूमरोलॉजी एक डिसिप्लिन हो गया, प्राणिक हीलिंग एक डिसिप्लिन हो गया, रेकी एक डिसिप्लिन हो गया. अलग अलग चीजों के लिए ये डिसिप्लिन हो गए. आपके वाले डिसिप्लिन को क्या कहते हैं? एनर्जी हीलिंग. ये है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. सो आई एम डूइंग इमोशनल बॉडी हीलिंग. ओके, सो EFT is not a part of it. EFT is the whole process, right? Yeah, EFT is the whole process. It's a scientific process. It's a scientifically identified technique in the West, which is mostly being practiced by our psychologists to help a person cope up with the stress, as I said, and or the issues. So I have got trained for it now. I've done a higher advanced level and many certifications through Vitality Living College, which has been my journey since 2021. And I've been practicing. And once I got certified, I'm now offering it to my patients as well.
So how I can use it, I'll just tell you very briefly कि मेरे पास यदि पेशेंट एक फिजिकल प्रॉब्लम को लेके आता है, ठीक है, तो if it can be cured at a physical level, I will stay there. I will just let the person be, write medications as I would. But if the person is coming with the same repeated problems, then I try to make that patient aware that there is something that needs a little bit of correction in that. Or like a person can be very stressed about just surgery itself. जैसे हमने बात की ना कि हम बिल्कुल जड़ हो जाते हैं जब हमारे साथ कुछ एक अनटूवर्ड एक चीज आ रही है। राइट, मेरे को इंजरी हुई थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ इंसिडेंट। सो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, सो सीढ़ियों से उतरते हुए एकदम से पैर फिसला और मैं जो है ये पूरा वेट मेरा रिस्ट के ऊपर आ गया, तो मेरी रिस्ट जो है दोनों इसकी जो बोन्स होती है दोनों बोन्स टूट गई थी और निकल के बाहर की तरफ हो गई। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इस पे सर्जरी होगी, प्लेट डलेगी। आई वॉज रियली वेरी वरिड अबाउट इट और मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि फैमिली में मैंने देखा था एक सर्जरी किसी की हुई वो कभी रिकवर नहीं हो पाया, दूसरी सर्जरी किसी की हुई वो रिकवर नहीं हो पाया, और कोई ऐसा नहीं है कि वो सर्जरीज मेजर सर्जरीज थी, सर्जरी नॉर्मल पैर की सर्जरी थी, पैर की कोई नस ब्लॉक थी तो इस वजह से, और दैट पर्सन नेवर केम बैक होम अलाइव। नॉर्मल सर्जरी, छोटी सी सर्जरी है उसके भी, तो आई वॉज वेरी वरीड अबाउट इट। बट डॉक्टर ने मुझे इस हिसाब से कंफर्ट किया, इतना मुझे जो है उन्होंने समझाया कि किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, यू विल बी लाइक आउट इन लाइक 2 hours एंड ऑल। सो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था। तो जैसे आपके पास पेशेंट आया, वो किसी चीज़ को लेके वरीड है, ट्रीटमेंट को लेके वरीड है, सर्जरी को लेके वरीड है, तो आप उसको किस तरीके से सूद करते हैं, कैसे समझाते हैं? वो तो सिर्फ डॉक्टर ने तो मुझे बातों से समझाया था, लेकिन आपके पास तो टेक्निक भी है करने की। जी, तो मैं वही बात करूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको यदि मैं कैंची भी ऐसे आवाज सुनूं, so they're so sensitive कि just that instrument that I'm holding sometimes can actually bring that response. आपने एक बहुत अच्छी भी बात की कि डॉक्टर ने आपको समझा दिया तो आप प्रिपेयर्ड हो गए, है ना। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो ट्रॉमा है किसी भी चीज का, वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है, राइट। तो जब कभी प्रॉब्लम्स, रिपीटेड प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट आता है तो पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पेशेंट्स कमिंग अगेन एंड अगेन विद द सेम प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम नॉट गेटिंग बेटर और दे आर टू टेरिफाइड। आपने सिंपली एक चीज बोली कि मुझे सर्जरी से डर इसलिए लगता था क्योंकि मैंने ऐसे 2 लोगों को देखा है जिनकी सर्जरी के बाद करेक्शन नहीं हुई। लेकिन व्हाट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इज कि उनकी बॉडी डिफरेंट थी, उनका ट्रॉमा डिफरेंट हो सकता है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू हैव द सेम आउटकम एज देम, which is where the awareness is not there in the patients at many times, क्योंकि वो इतना कुछ सुनते हैं। आज की तारीख में गूगल है, आज की तारीख में इतने नॉलेज की चीज है कि उनको पहले से ही पता है कि हमको ये होना है। सो इवन बिफोर द ट्रीटमेंट हैज स्टार्टेड दे आर वेरी फियरफुल इनसाइड। अब उसमें मेरा रोल आता है बहुत बार, बिकॉज आई ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वो पेशेंट ऑपरेट किस स्पेस से कर रहा है, उसको क्या परेशानी, हैज ही जस्ट कम टू मी फॉर एन एडवाइस, वेदर ही नीड समथिंग, सो आई ट्राई टू असेस दैट। और यदि मुझे कभी किसी अवेयर पेशेंट पे लगता है कि यदि इमोशनल बॉडी पे काम करने से उनको उस चीज से राहत मिल सकती है, देन आई ओपन माई नेक्स्ट टूल बॉक्स किट एंड से दिस इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू, वुड यू लाइक टू गो विद इट। Then we have a formal process of working on certain emotional issues or even body issues, and we take them through a process of sessions, जैसे आप psychological sessions करते हैं, this one, which can actually help them overcome that issue or accept the issue better. ये second stage है, second stage session वाली। Yeah, so this is when people can actually be with the same issue and feel better about it, and now they'll be more open to surgery. Now when I say open to surgery, what does it mean? It simply means कि now I'm in a better alignment in accepting the healing modality, even if it is surgery, than I was in a previous state. So for example, if I work with you in the same pattern, that this is what I saw, and I do an EFT session on you only through this, then at the end of it, you might arrive at a different conclusion than what you had an hour before. Which means you have shifted from that aspect, you have shifted from that thought process. तो ये मैंने देखा है कि जब हम पेशेंट्स के साथ अलाइंड हैं, फिजिकली तो हमारे पास नॉलेज है ही, और इमोशनल और मेंटल लेवल पे वो टैकल कर सकते हैं थ्रू अ बेटर टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, एंड EFT इज ऑल्सो थेरेप्यूटिक। तो वो पेशेंट्स को बहुत हेल्प करता है अपनी रिकवरी में। सो रिकवरी टाइम कैन बी लेस, the amount of money that you spend on that same thing, rehabilitation की मैंने बात की थी पहले, या उस चीज से वो कम हो सकता है। तो एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर बहुत बढ़िया हो जाता है, Okay. which means
they will be better off. So I find emotional therapy as a very effective tool now. Of course, I don't offer it to everybody. It is only for people who have either heard about it or who are emotionally aware in that space where they can work with themselves emotionally. So it can be done for even simple things like simple pain and things like that, because there is whole science of EFT. तो मैंने उसकी ट्रेनिंग ली. आई वर्क विद बॉडी नाउ. बॉडी इश्यूज के बारे में मैं बात करती हूँ. EFT का ओरिजिन क्या है? EFT शुरू कहाँ से हुआ? सो दिस वाज अ टेक्निक स्टार्टेड बाय स्टैनफोर्ड इंजीनियर गैरी क्रेग. वो उससे पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक नेक्स्ट जो कि एक ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड साइकोलॉजिकल टूल है, उसके बारे उससे बाहर निकल के EFT आई है. Okay. उससे पहले we have always talked about energy meridians in our Chinese medicine, in our Japanese medicine. So ये systems already established system है. लेकिन as science has also seen it, science has also seen the result, things are evolving. So EFT is now a known one of the modalities, and it's therapy. So it's treatment, right? It's therapy for your emotional issues, I would say. An emotional issue can also, a pain can become an emotional issue. If I am continuously having a back pain for, let's say, 10 years, become an emotional, because every time that pain comes, something is happening to me, and I'm wondering like, why again? How long now? How long I'll not? So it starts becoming an emotional issue for people. So जो science है, science per se has evolved from psychological research and then kind of progressed now to what we know as EFT. And we have quite a few practitioners now in India. I think I'm the one of the few, or rather maybe the only ones right now in Greater Noida who's also practicing this tool. So I find it a very subtle form of therapy and a very effective one also, because I've seen great recoveries. EFT जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में जिनको फिजिकल इलनेस है उन्हीं पर यूज होता है? नहीं, ये सब किसी में भी यूज किया जा सकता है. मेंटल इलनेस के लिए. I have been working with people. Yes. So I'm happy to share with you that I've been working with people who have had depression because of a certain issue in their life. I'm still working with people. But when we do EFT, they're able to actually quit their medicines, which is what the patient wants. वो नहीं चाहता कि वो एक स्टेट में, किसी भी स्टेट में लगातार रहे जिसमें उसको दवाइयां till the end खानी पड़े. Nobody wants it. If I am told to that I have to take a certain number of medicines every day, unless I have a disease which is totally medicine dependent, nobody wants it. So I work with people and we start addressing the cause of depression. कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस टाइमलाइन में शुरू हुआ, and we go to those memories. We also go to certain belief systems. है ना, बहुत बार लोग डिजीज को ओन कर लेते हैं. वो कहते हैं मेरी मदर को ये थी तो मुझे भी यही है, मुझे भी यही होता है. आधे लोग जो हमारे पास आते हैं वो अक्सर यही बोलते हैं कि मेरे फादर को ये तो मुझे भी हो सकती है. नहीं, ऐसा नहीं है. That was your father's disease. Maybe you have a different mechanism which can work for you. तो मैंने देखा ये काफी इफेक्टिव है. हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो बहुत ही एक नोन एंटिटी है, नोन डिसऑर्डर है, जिसमें मुझे लगता है काफी लोगों को ट्रॉमा होता है, लेकिन हम उसको सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उस पे रिएक्ट कैसे करना था उस टाइम पर. सो इट गेट्स सप्रेस्ड इन आवर सिस्टम्स. एक्चुअली पहले इसके बारे में लोग इतना बात नहीं करते थे, पर PTSD जो है बहुत कॉमन चीज हो गई है. अब इसके बारे में अवेयरनेस आती जा रही है. सो आई वुड से ग्रीफ इन इटसेल्फ, फॉर मी आई हैड 4 deaths in my family from the age of 26 till where I am today. तो मुझे हर बार हर डेथ के साथ एक जबरदस्त ट्रॉमा होता था जिससे मुझे कोप करना पड़ता था. तो उसका ब्रंट मैंने फिजिकल बॉडी में झेला. Lots of weight issues came, hypothyroidism came, many things came to me on the physical body. Emotionally, I felt कि मेरे अंदर वो इमोशनल एनर्जी नहीं थी जो मेरे एक लेवल पे प्रोफेशनली इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए होती है. किसी को चमकने के लिए जो कहते हैं ना, we need to be in our peak stage to really live the life that we want. Right. I also had, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बड़ी लो थी बिकॉज एज आई मेंशन अर्लियर कि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बहुत बार उस हायर पावर से जो हमको रोज एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन देती है जीवन को जीने के लिए, है ना, पॉजिटिव एक फोर्स जिसको हम चाहते हैं अपनी लाइफ में. सो आई हैड क्यूमुलेटिव ग्रीफ. आई हैड one grief barely before I could come out of one grief cycle. I had another grief cycle. तो वो सब मेरे अंदर ट्रॉमा था. तो it was a huge, I was a hugely carrying that in my body.
तो जब मैंने EFT पढ़ी तो मुझे समझ में आना शुरू कि यार मैं भी एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की शिकार हूँ। मेरा एंजाइटी लेवल इवन एट माय वर्क, आई एम हाइपर विजिलेंट, आई एम ऑलवेज ओवर कॉशियस, आई एम थिंकिंग 10 steps ahead। तो मेरा जो एक वे ऑफ कोपिंग है कि आई एम ऑलरेडी अलर्ट, आई एम ऑलरेडी अवेयर, सो इट मेक्स मी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिलैक्स। क्योंकि हम एक ऐसे इमोशनल लैंड माइन पे बैठे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं कि अब हमें अपने साथ करना क्या है। Right. So I stepped into that. Then I do now grief work. I'm also a certified grief educator. ये क्या होता है? So I think grief per se, यदि हम grief की बात करें तो death is an accepted reality. Some of us accept, some of us don't. Right. लेकिन death के बाद एक आपकी जर्नी है which is described as classical stages of grief. वो जो मैंने कहा ना sorrow की बात की, sadness की बात की, उसमें denial होता है, उसमें anger होती है, उसमें bargaining होती है, and then comes the levels of acceptance. हम एक point पे आके वो समझ लेते कि ये होना ही था, ठीक है। लेकिन हम वो जो होना ही था वो पहले बताते हैं लोगों कि ये तो होना ही था, दिस इज हाउ इट वॉज मेंट टू बी। लेकिन उस बंदे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों होना था, मेरे साथ क्यों हुआ, वाई मी, वाई डिड नॉट हैपन टू समबडी एल्स। तो वो उस स्टेज में, एक्सेप्टेंस की स्टेज में है ही नहीं। सो अगेन हियर EFT ऑल्सो एंड देयर आर अदर things that I have learned now, I try to help and support these patients who are actually depressed because of huge amount of grief and loss that they may be facing or have faced in life. It may not be very, we are not very sensitive to grief क्योंकि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि grief and loss is very universal. Right. एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े आदमी तक सबने कुछ ना कुछ खोया ही है। तो उसका जो ग्रीफ थेरेपी है या ग्रीफ एजुकेशन है, माय एफर्ट हैज बीन टू एक्चुअली क्रिएट मोर सेंसिटिविटी अराउंड इट, कि जो ऐसे लोग हैं जो उस अवस्था में हैं, हम उनकी मानसिक स्थिति को, उनकी फिजिकल स्थिति को और उनकी इमोशनल स्थिति को कैसे समझ सकें, कैसे हम उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हम ग्रीफ को नहीं हील कर रहे हैं। लाइक वी कांट रियली डू समथिंग अबाउट व्हाट्स हैपेंड व्हिच इज यूनिवर्सल, व्हिच हैड टू हैपन। हमने देखा है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मतलब किसी की डेथ हो गई, नियर या डियर वन की किसी की डेथ हो गई, लोग बिल्कुल मतलब टूट जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, पूरे करियर खराब हो जाते हैं उनके, और वो उस स्ट्रेस को झेल ही नहीं पाते हैं। हाँ, और आपने ये भी सुना होगा कि किस एक पर्टिकुलर डेथ के बाद बहुत जल्द ओवर द नेक्स्ट इयर्स पीपल आल्सो डाइड। एग्जैक्टली। सो व्हाई, व्हाट हैपेंड टू दैट पर्सन? नाउ दिस जर्नी फॉर मी बिकेम वेरी स्ट्रांग आफ्टर माय फादर कमिटेड सुसाइड, क्योंकि मुझे सरवाइव करना था, मुझे सीखना था कि ये like how do I live, how do I cope with this loss which is like irreparable for me। तो मुझे लगा कि हमें कुछ ऐसा सीखना चाहिए जिससे हम उन लोगों को वो चीजें समझा सकें, या हम कहीं ना कहीं वो जो एक्सेप्टेंस की मैंने बात की, एक्सेप्टेंस तक पहुंचाने का वो जो प्रोसेस है उसको कैसे लोगों को इजीली हम उसको सपोर्ट कर सके, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरी अलग फील्ड है, grief and grief education. So I got certified in 2021 from David Kessler, who is the world renowned grief expert, जिन्होंने एलिजाबेथ कुबलर-रॉस के साथ काफी काम किया था grief and loss पे। तो I have been doing lot of grief work. So my journey started because I had grief in my life. तो जो आपका पेन होता है वो हमेशा आप उस पेन से कनेक्टेड रहते हो, which is why I wanted a relief for that. When I understood the mechanisms, the signs, and how we can actually help these people, it brought me a lot of relief in my own grief healing journey. मतलब मेरे अंदर काफी लेवल तक एक उस चीज को एक्सेप्ट करने की क्षमता तो आ गई थी, लेकिन मेरी एक्सेप्टेंस फाइनलाइज हुई after I did emotional work on myself, after I got spiritual energy to cope with what I was facing, after I learned and educated myself in this area, which is where is my primary work right now. So I am a trauma surgeon. I'm still dealing with the trauma, but now I'm also dealing with trauma at an emotional level. I'm also dealing with trauma at a mental level, and I'm also dealing at a spiritual level with that. So I think I am somebody who's now using modalities, different modalities, what I know and have knowledge about, and offer it to both patients as well as the people I come across in my day-to-day life. And I try to offer them whatever works for them at that level. So नंबर 1 हो गया EFT, जो हम PTSD हो गया या
सर्जरी किसी की होनी है या कोई कुछ और सर्जरी के बाद भी कैंसर सपोर्ट, स्लीप इश्यूज, राइट, ऑल तो ऑफ इन दैट। सब चीजों पे काम करता है। दूसरा आपका हो गया ग्रीफ, ठीक है, कि किसी को ग्रीफ है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे इमोशनली हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है जी। और इसके अलावा और आप क्या करते हैं? आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच। आई हैव गॉट अ डिप्लोमा इन हिप्नोथेरेपी। Again, I would say this is now working at a mental level science. So this coaching journey started with me in 2018. हिप्नोथेरेपी पे बाद में आएंगे। हाँ. NLP is really very interesting. Yes. तो NLP पे बात करते हैं। So the thing is, if I can, again, I'll simplify it for you because we are having a podcast and many people want to understand. तो जो हमारा thought process, हमने mind की बात की, हमने थॉट्स की बात की। अब यदि हम इसको मोटा मोटा देखें तो हमारे पास मोर देन 60,000 थॉट्स हैं जो हम दिन भर में, हम 1 मिनट में सोच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे अंदर उस थॉट को प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया भी होती है। सो वी आर ऑल डिफरेंट पीपल। वी आर आइदर मोर ऑडिटरी, हम ज्यादा सुन, कुछ लोग ज्यादा बेहतर सुन सकते हैं, कुछ लोग ज्यादा बेहतर फील कर सकते हैं, कुछ लोग ज्यादा विजुलाइज कर सकते हैं उन चीजों को, विच इज व्हाट इज द माइंड जो इनपुट हमको दे रहा है। नाउ एट द थॉट लेवल, नाउ इफ आई से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज हाउ टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड। आप एक प्रोग्रामिंग में है, उस प्रोग्रामिंग को आप कैसे कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं, विच हैपेंस विद पीपल हु आर, अगेन एनएलपी का भी सर्टिफिकेशन होता है, लोग कोचिंग करते हैं इसके बारे में, इसके साथ काम करते हैं। सो कोचिंग बिकम्स द टूल देयर वेयर आई एम वर्किंग विद समबडी टू थिंक डिफरेंटली सो एज दे कैन हैव अ डिफरेंट इमोशन एंड डिफरेंट इमोशनल स्टेट विल क्रिएट अ डिफरेंट बिहेवियर, राइट? तो कोचिंग, नाउ आई डू लॉट ऑफ लाइफ कोचिंग हियर. Again, people will come with different issues. Again, I'm just using the word issue because they can have something like procrastination, not able to succeed in life, or having some other relationship issue. तो हम उनके साथ काम करते हैं using the method of coaching, neuro-linguistic. हम उनकी brain के साथ, उनके thought processes के साथ, again we have tools and techniques in that which we can bring in to what is suitable for the person or the client, and we work in dedicated sessions, which can last anywhere from 1 to 2 hours with them, and working on their issues so that they can feel supported, number one, and then they can also develop their own thought process, and they can also become self-empowered. I think चाहे coach हो या doctor हो या therapist हो, the ultimate gift to give to somebody is their own self-empowerment, whether it is happening at the level of mind, or it is happening at the level of emotions, or it is happening spiritually or physically. यदि मैं किसी को ठीक कर सकूं, that's my when I see people recovering, it's a gift for me. When I see that people can handle their issues and whatever challenge they had and they can cope with it and they are progressing, it's very gratifying for me. Similarly, when I am able to work with people's complicated emotions at certain levels and they can do and fare better, I think this is the gift I have now. Right, very nice. NLP मैं कई लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो मगर मान लीजिए मैं 50 लोगों को बोलूँगा NLP क्या है, तो हार्डली 5 लोगों को NLP के बारे में पता होता है, और उसमें से एक ही ऐसा होता है जिसको फेयर आइडिया होता है कि NLP है क्या। 4 लोग तो मतलब गैस ही मार रहे होते हैं, हमें पता होता है बस न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने देखा कि आज से 8-10 साल पहले बहुत चलन में आया था, बहुत लोगों ने NLP पे काम करना शुरू किया था, सीखना शुरू किया था, और बहुत कोचेस भी बने थे, बट अभी कुछ टाइम से जो है ना टोटली फिज आउट हो चुका है। बट NLP की कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो आप यूज भी करते हैं, है ना? तो बहुत अमेजिंग टेक्निक्स है, मैंने भी यूज करी है उसकी। तो NLP पे थोड़ी सी बात करते हैं, 2-3 मिनट का टाइम लेके कि NLP को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन व्यूअर्स जो देख रहे हैं हमारे, उनको पता लगे NLP एग्जैक्टली होता क्या है। So again, I would say it's a way we can reprogram our mind. तो एक ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पहले थी. The one of the ways by reprogramming, by using a different thought process, right, tool which is available to somebody who's trained into that. पहली प्रोग्रामिंग मेरे माइंड की ये है, मैं जीत नहीं सकता जी, और दूसरी प्रोग्रामिंग मेरे माइंड की ये है, मैं जीत सकता हूँ जी जी, राइट जी, इसी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, हाँ जी। तो आई विल हैव टू फर्स्ट डू अ डिटेल्ड कॉल विद यू। इफ आई से कि मैं आपके साथ एक बहुत डीप पर्सनल डेवलपमेंटल हिस्ट्री, जिसको मैं बोलती हूँ, लाइक इट्स लाइक ए कंसल्टेशन कॉल, जैसे कि भाई वो जो आपको जो जीत नहीं सकते, वो किस एस्पेक्ट में नहीं जीत सकते, किस लेवल पे नहीं जीत, तो वी गो टू अगेन द रूट, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो
इशू है क्या, लाइक वेयर इज इट, लाइक वेयर डू यू वांट टू रियली गो। और वो हम आपसे ही पूछे कि आप ये जो आपका जो ये सिर्फ एक थॉट, ये एक बिलीफ है कि मैं जीत नहीं सकता। सो नाउ आई हैव टू वर्क विद यू एट द लेवल ऑफ योर बिलीफ। सो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जो टूल्स हैं जो हम सीखते हैं, we can work on the modality of belief and do a belief change for you. Okay. Right? तो जब वो belief मैं जीत नहीं सकता से मैं जीत सकता हूं में change होगी, the person will automatically shift into a different new belief system. Right? तो again, because the tools and techniques are quite a lot. तो आप depending on what you have, I identify it as a coach or as a programmer and I understand कि this is what is happening to you. I understand it first deeply through going a little bit more detailed about it कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, या लाइफ में कोई कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से वो बिलीफ वहां पर आई। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको वो बिलीफ बन गई आपकी। एंड देन वी वर्क एट द लेवल ऑफ ब्रिंगिंग दिस सटल चेंजेस इन बिलीफ by working with you through the modalities that we have in NLP to switch your way of thinking. ये मैंने भी ना ऑब्जर्व किया है एक्चुअली। अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी के साथ बात कर रहा था इन सब चीज़ों के ऊपर। हम अपने काम के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, वर्कर्स हैं हमारे पास, एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, सब हैं। कई ऐसे होते हैं जिनको सिखाना बड़ी टेढ़ी खीर होता है, वो सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उनके दिमाग में दर्द होने लग जाता है सीखने पे। तो मैं उस दिन वही बता रहा था उसको कि न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो फायर अप करते रहते हैं और वो सब चीज़ें लेके जाते हैं। तो जब आप किसी को कोई नई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हो तो वो अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, नई उनके अंदर जो है पोजीशनिंग होने लग जाती है, जिसको वो बहुत टेढ़ा प्रोसेस होता है, उसको होने में दर्द होता है, आपको पेन फील होता है उसको होने में, क्योंकि वो रेजिस्टेंस आएगी। हम पैटर्न प्राणी हैं, हम उसमें वो कंफर्टेबल है हमारे लिए, whatever the thing was। तो जब भी हम किसी भी लेवल या मोडालिटी पे हम काम करते हैं, so here we are working at a mental level। तो मेंटल लेवल को भी जब चेंज करेंगे तो एक सटल रेजिस्टेंस आनी ही है। So you will resist the thought। NLP जो है इस रेजिस्टेंस को कम करता है जी, है ना? यही इसका NLP का मेन जो है फंक्शन रहता है। हाँ, कम करता है और उसके साथ इफेक्टिवली वर्क भी करता है, अगेन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, राइट, बाय मेकिंग द पर्सन ऑल्सो एक्सपीरियंस अ डिफरेंट स्टेट। जिसने मान लीजिए जिसने कभी जीत कभी देखी नहीं, इसको पता नहीं है जीत कैसी होती है। सो व्हेन वी क्रिएट इवन अ इल्यूजनरी स्टेट, माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड एन एक्सपीरियंस, राइट। तो जब हम वो लैंग्वेज चेंज करते हैं तो वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ डिफरेंट लेवल एंड वी कैन मेक दैट पर्सन एक्सपीरियंस। तो which is where the history becomes important। तो कहीं ना कहीं हम वो स्टेट्स में लाते हैं उन लोगों को जहां वो फील कर सकते हैं। इट कैन बी वेरी स्मॉल मिनिस्क्यूल थिंग जिसमें वो बंदा जीता हो, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज ही हो तो उसी को हम जीत बोलते हैं। एंड व्हेन दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये मैंने महसूस किया है, वी ब्रिंग देम टू द प्लेस ऑफ अगेन फीलिंग और हियरिंग अबाउट इट एंड हाउ डज इट फील। सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट दैट थिंग फॉर देम इन द फ्यूचर। हाउ विल यू फील व्हेन दैट हैपेंस टू यू? And then they open up a little more and open up a little more। तो हमने देखा कि जब हम एक dedicated way में using the techniques that we know today and are available to us काम करते हैं, and depending on the psychology of the person as well, वो बड़ी important है क्योंकि वो उतने ही level तक उसको grasp कर सकते हैं जिस तरह से वो attuned है। And then we are again working to change it bit by bit, no? वो it's like building, you can't build Rome in one day, so you change just one brick and see like what that happens, what shift happens, and then we work at the level of bringing from very subtle to real major shifts, which happens with people with coaching. And I think that's how this whole industry of coaching is also flourishing, because it's a very effective method of also reprogramming the mind। right। NLP का तो हो गया हमारा डिस्कशन, इसके बारे में हमने कर लिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपने व्यूअर्स को NLP के बारे में दे देता हूँ। हम इमली के बारे में जैसे सोचते हैं, थोड़ा सा डीपली सोचने लग जाए, थोड़ा सा विजुअलाइज करने लग जाए तो मुंह में पानी आने लग जाता है, ऐसे लगने लग जाता है, खट्टा खट्टा टेस्ट आने लग जाता है। करेक्ट। तो NLP भी जो है वो वही चीज है। आप जो है सक्सेस के बारे में ऐसी फीलिंग दिला दी जाती है, ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि आप सक्सेस को एकदम फील करने लग जाते हो। तो जब आप सक्सेस को फील करने लग जाते हो तो फिर आप उतरते ही उस पर्टिकुलर एटीट्यूड के मैदान में कि आप सक्सेस को जो है
अचीव कर सकते हो. Am I right? Yes, yes. So I'll just share a very little bit. I always thought I was a loser because I kept losing. So my programming was loss. So the experiences I was having in my life were continuously of loss. Till I became aware when I was ending in my own healing journey कि मुझे वो अपनी emotional और mental state change करनी पड़ेगी. So when I did little bit of emotional work, my mental energy changed. So now I do not, even if the feeling of loss comes, which does come at times when I am getting either re-triggered or I'm also experiencing somebody else's loss, I said, no, that's not the reality for me now. It could have happened to me in the past, but right now it's different. I'm not a loser. So you shift the reality of the mind. And I think I have benefited personally by stepping into my own journey, which I didn't really plan, but things happen. So when I say healing in one way, and we started from energy healing, I would say all healing is re-education. And at what level it is happening to is your journey that you decide, Right. which level you want to start with, whether it's physical, mental, spiritual, or emotional. And I want to also probably even close with Dr. David Joshua Stone हैं, जिन्होंने सोल साइकोलॉजी पे काफी किताबें लिखी हैं. तो उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी डिस्क्राइब की जो मैं हमेशा लोगों को कोट करती हूँ कि आप सोचिए आपकी जो लाइफ है उसकी 4 डायमेंशंस हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल. और ये टेस्ट ट्यूब्स कनेक्टेड हैं आपस में. तो जब कभी आपकी फिजिकल एनर्जी डिक्लाइन होती है तो आप मेंटल से उसको पुश कर सकते हो. सिमिलरली यदि आपकी मेंटल एनर्जी डिक्लाइन होती है, डिप्रेशन है या कुछ है, तो वी कैन ऑल्सो डू अ बॉडी प्रोसेस टू फील बेटर. राइट. स्पोर्ट्स खेलते हैं, है ना? या गीतांजलि जी, हमने EFT टेक्निक जो है हमारा इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये देखा, इसके बारे में समझा, NLP के बारे में समझा. थर्ड थिंग आपने जिसके ऊपर बात की थी वो थी हिप्नोसिस. तो हिप्नोसिस को आप किस तरीके से यूज करते हैं? ये आप तीनों मेथड्स जो हैं इनको एक साथ यूज करते हैं या अलग अलग तरीके से यूज करते हैं? So hypnosis as a technique I can use while I'm doing EFT, while I'm doing even coaching and otherwise. So hypnosis is, again, keeping it simple, is a state that I can create for you because I'm giving you a auditory stimulus. I'm talking about something. आपने बहुत बार आजकल visualize वो guided meditations सुना होगा. तो through the issue that you have, I'm trying to either take you back into a relaxed state. तो हिप्नोसिस को लोग अक्सर ही समझते हैं कि ये सम्मोहित कर दिया, कुछ मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया. जादू टोना नहीं है. It's a very simple, pure science which has been used by psychologists from quite a long time to create a different reality than you are experiencing at the moment. Now I can create a reality for you through a guided way. So first, relaxing your body. So we'll be using techniques, simple things like breathing techniques, so that a person first can come into the body. From the mental state, they can feel, they can come into the body. Then through the body relaxation exercise, we can again, as we take you into hypnosis, through just relaxing your nervous system, your skeletal system very gently, for you to get connected to yourself. And once you are connected to yourself, that journey can progress in whatever the thing is coming up for you. So I can, like, suppose you want to feel the story of success we talked about. So I would ask you, or I can create a future experience for you and take you into that how will you feel? As I said, there were 3 modalities how we perceive. हम अपनी जो हमारी perceptional वो है, वो it works through our what we are seeing, what we are hearing, what we are tasting, what we are feeling, what is the sensation on the skin. तो ये perception create किया जाता है through a guided way, while relaxing your nervous system, so that you can actually experience that state which has not really happened to you, or it has happened to you, so we are now re-anchoring so that you can be more into the state of success. So let's say somebody had success, then something happened to him, he knows what success feels like, but he's not feeling that anymore. We can take you back and then forward, where you can actually now feel more anchored into the same state that you have felt. तो आपका जो माइंड है ना, वो एक बड़ा अमेजिंग चीज है. आप जब माइंड की पावर को थ्रू योर थॉट प्रोसेस एंड प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, आपकी एक इमोशनल स्टेट ही चेंज हो जाती है.
and that can be created into a behavior which is beneficial for you, both so that you can replicate that behavior. So this is how, for me, I mean, I can best explain hypnosis in the time that we have shortly. So this is a kind of a small visual experience that we can, and I think I do it at any level when I feel the person is ready. So as a practitioner of both EFT and as a coach, I know that my person is ready now to at least start relaxing. Okay. And I create more of that so that they can feel that relaxation. मैंने बताया ना कि हम एक बहुत ही हाइपर एजिटेटेड स्टेट में रहते हैं आजकल, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वी आर नॉट एबल टू गो ऑन आवर ओन इनटू रिलैक्स स्टेट्स. सो व्हेन वी आर यूजिंग दीज टेक्निक्स, वी आर एक्चुअली गिविंग यू दैट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी थ्रू काइंड ऑफ अ कोलैबोरेटेड वर्क to start getting you and feel that relaxational states which will calm down your nervous system, which will have effect in your body. We are also working at the level of the vagus nerve. So जो हमारा hyper alert state में जो हमारी body में functioning हो रही है, जो metabolic चीजें हैं या जो हमारी glands function कर रही हैं, हम उनको एक धीरे से उसमें एक डिफरेंट स्टेट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड द मोर एंड मोर यू वर्क, सपोजिंगली आई नो कि hypnosis working for you, you feel better, I might do more of hypnotic practices with you if you are the person who is able to go into that state. Whereas some person, emotional therapy work may be better suited. They want to like really work with themselves and understand themselves and all of that. So for me, I think now I gauge what the person is ready for and to what level, and then only I will work with them, suggesting that this is what I have and this is what you can choose. And once we are on a kind of a same wavelength, that's when we start the deeper work for anyone. गीतांजलि जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आपकी जर्नी के बारे में जानकर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. क्वाइट अ स्टोरी. बहुत एक्सपीरियंसेस रहे आपके, खट्टे मीठे कड़वे अलग अलग प्रकार के, राइट. फैमिली में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे, पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारे जो हैं आपको लॉसेस भी हुए. बट कई बार क्या होता है कि हमको जब बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं तो पीपल स्टार्ट पासिंग दोज बिटर एक्सपीरियंसेस टू अदर्स. यस, ठीक है. लेकिन बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो वो ये आशा करें कि, या वो ये कोशिश करते हैं कि ये वाले बिटर एक्सपीरियंसेस जो मुझे हुए हैं बाकी लोगों को ना हो, उनको अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, वो अच्छा फील करें. तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात मुझे आज के पॉडकास्ट में लगी आपसे जान के कि आपको लॉस हुए, आपको ग्रीफ हुआ, लोगों को भी होता है, लेकिन जिस परिस्थिति में आप गए बाकी लोग भी उस परिस्थिति में ना जाएं, उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए आप काम कर रहे हैं. ये एक बहुत ही अच्छा एफर्ट है आपका. थैंक यू. तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आशा करते हैं कि फ्यूचर में फिर हम दोबारा एक पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे और उसमें और बहुत सारी बातें करेंगे. Thank you so much for inviting me here, and we talked very briefly, and I also look forward to sharing this knowledge even more deeply in the future. Thank you so much. डियर व्यूअर्स, आशा करता हूँ कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर गीतांजलि चौहान के साथ बात करके. उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जाना, डॉक्टर्स को किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में जाना, और डॉक्टर्स जो हैं किस तरीके से अपने इमोशंस को दबाकर, मिटाकर नहीं, अपने इमोशंस को दबाकर अपने काम पर फोकस रखकर किस तरीके से मरीजों को ठीक करते हैं. ये सारी बातें आज जानी हमने. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आशा करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा. आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज के पॉडकास्ट के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी और हमें किस तरीके का कंटेंट और तैयार करना चाहिए आपके लिए. धन्यवाद.